नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे व्याकरण खंड से पद परिचय का और इसके दौरान हमने संज्ञा शब्दों का पद परिचय पढ़ा। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम शब्दों का पद परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे संज्ञा शब्दों का पद परिचय हम कर रहे थे तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय हमें कुछ बातें बतानी थी। ठीक वो ही बातें हमें यहां भी बतानी है और यदि हम उन बातों को व्यवस्थित तरीके से यथेष्ट क्रम में लिख देते हैं तो हमारा पद परिचय संपन्न हो जाता है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बातें बतानी होती है, यहां लिखेंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय निम्न बातें बतानी होती है। यानी जैसे संज्ञा शब्दों का पद परिचय हम कर रहे थे, हमें कुछ बातें बतानी थी, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय भी हमें कुछ बातें बतानी होती है। अब ये बातें कौन सी देखिए। नंबर 1, सबसे पहले सर्वनाम का भेद। वो भी पुरुष के साथ, इसी श्रृंखला में आगे बताना होता है लिंग, यानी सर्वनाम का लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी श्रृंखला में बताना है वचन, दिया गया सर्वनाम शब्द एकवचन है या बहुवचन है। फिर बताना है कारक, दिए गए सर्वनाम में किस कारक का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। और अंतिम बिंदु होता है क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध। ये 5 बातें हमें सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय बतानी होती है। तो देखिए, यहां पे हम एक उदाहरण लेते हैं कि यह वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यहां पे यदि अब हम बात करें कि प्रश्न हो, दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनका पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले हमें वाक्य में से सर्वनाम शब्द छांटने हैं। अब यहां पे हम संज्ञा शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा बिंदु चल रहा है सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो वाक्य में हमें क्या ढूंढना है, सर्वनाम शब्द हमें ढूंढना है। यदि ऐसा दिया जाता है तो कि वाक्य में दिए गए सर्वनाम शब्दों को पहचान कर पद परिचय कीजिए, तब तो हमें पहचानना है वाक्य में सर्वनाम शब्द। यदि दिया जाए कि रेखांकित सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर दिया जाए और फिर आपसे कह दिया जाए कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए, तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चर्चा करते हैं कि वाक्य में सर्वनाम शब्द है कौन से। सर्वनाम पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़े, हमें पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और द्विवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार ये पूरे 6 भेद इसके माने गए हैं। 6 भेदों का प्रयोग कहां होता है ये हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक शब्द दिया गया है पुरुष के साथ, तो सर्वनाम के जैसे भेद से होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम के 3 प्रमुख पुरुष भी माने गए हैं। अब ये 3 पुरुष कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एक होता है उत्तम पुरुष, जिसमें बोलने वाला स्वयं के लिए कोई शब्द काम में ले। उदाहरण के लिए हम बात करें मैं, मेरा, मुझे, ये सभी अपने स्वयं के लिए हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष। दूसरा इसका भेद होता है मध्यम पुरुष, जिसमें हम श्रोता के लिए कोई शब्द काम में ले, वो सभी मध्यम पुरुष, तू, तेरा, तुझे। और तीसरा इसका भेद होता है अन्य पुरुष, जिसमें न वक्ता के लिए न श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य का ही बोध कराए, वे, उनका, उन्हें, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ क्या बताना है, सर्वनाम का भेद बताना है पुरुष के साथ। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हम पुरुष बता देंगे, अन्यथा पुरुष बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बाकी चीजें हमें बतानी है। अब यहाँ पे रेखांकित करने की बात आए तो मैं रेखांकित कर रहा हूं, मैंने 4 शब्दों को यहाँ पे रेखांकित किया है। एक ये है, दूसरा है वही, तीसरा है जिसे, और चौथा है कोई। क्या मैंने जिन शब्दों को रेखांकित किया है वे सभी सर्वनाम शब्द हैं? फिर से वो दोहरा रहा हूं, क्या मैंने जिन 4 शब्दों को रेखांकित किया है वे सभी सर्वनाम है? यहां पे हम बात करें तो ये सर्वनाम है, वही, क्या ये सर्वनाम है? शब्द तो ये सर्वनाम का ही है, लेकिन यहां इस वाक्य में ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। शब्द तो ये सर्वनाम ही है, लेकिन इस वाक्य में ये शब्द यहां पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए हम इसको सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ये शब्द यहां ऐसे होता, वह यही कार है, तो वह अगर पहले आ जाए, यह बाद में आ जाए, तो हम यह को नहीं मानते, क्योंकि संज्ञा शब्द से पूर्व यदि कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वो सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, क्योंकि इसके आगे क्या है, क्रिया शब्द है। इसी श्रृंखला में अब हम इसका पद परिचय करें, तो पद परिचय करें, सबसे पहले क्या करना है, जिस शब्द का पद परिचय हमें करना है उस शब्द को लिख लेना है। सर्वनाम की परिभाषा में यहां चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि पूर्व कक्षा में हमारे पढ़े हुए हैं। हमें पता है कि यह सर्वनाम निश्चित संज्ञा या निश्चित संज्ञा के स्थान पर या उसकी ओर संकेत करता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय वाचक सर्वनाम। पुरुष किसमें देना है, चाहे तो हम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कोई दिया गया है तो हम पुरुष डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डालें तो भी हमारे इस पद परिचय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। हम दूसरे बिंदु पे आ जाते हैं, लिंग पद। अब यहां पे ये सब किया गया है, यह है, तो यह कौन सा लिंग है इसका लिंग निर्धारित करना है हमें संज्ञा से। कार शब्द जो दिया गया है, कार शब्द स्त्री जाति का बोध करा गया, पुरुष का स्त्री जाति का, तो स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, कार एक का बोध करा रहा है, इसलिए एक वचन। कार की हम बात करें तो यहां पे देखिए वाक्य यहां तक ही समाप्त हो रहा है, यह वही कार है। इसमें आपको कारक पहचानना है,
यह भी कौन सा कारक हो सकता है? अभी मैं कहूं कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अब यह तो पेन से पहले मैं बोल दिया इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, ये तो मेरा शब्द है, पुरुषवाचक में है, लेकिन संबंध यहां पर कि कार निर्जीव है, पुरुषवाचक में नहीं है। यह वही कार है, संबंध यह के साथ में वह लग रहा है। और यदि संबंधवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा हो तो जो वह शब्द होता है वो भी संबंध बताने का काम करता है। तो यहाँ पे संबंध किसके साथ बता रहे हैं? कार संज्ञा के साथ। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं संबंध कारक किसके साथ संबंध बता रहे हैं? क्योंकि इसमें क्रिया तो है ही नहीं, वाक्य हमारा यहाँ पे संबंध क्रिया तो है ही नहीं, तो हम बता सकते हैं कार संज्ञा के साथ संबंध, कार संज्ञा के साथ संबंध। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा शब्द दिया गया है जिसे, सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब हमें इस शब्द को पहचान करना है कि ये सर्वनाम शब्द का कौन सा भेद है, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, वह, यह। अब यह वह निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ तो जिसका, जिसकी, उसका, उसकी दिया गया है, तो संबंधवाचक है और हम इसको कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। लिंग देखिए, जिसे किसके साथ संबंध आ रहा है? इसका कार संज्ञा के साथ। इसके हिसाब से इसका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। एक वचन है या बहुवचन? जिसे एक वचन, एक वचन। अब कारक की बात करें, जिसे यानी यहां पे ये कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चुरा कर ले गया था क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। यहां तक कोई दिक्कत? इसी क्रम में हम आगे बात करें कोई, अब जिससे निश्चित ही पता नहीं हो, ये कर दिया कि यह वह, इस निश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हम कहीं करें तो वहां पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उसकी कोई बात चाहे तो बता सकते हैं, चाहे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक होता तो हम बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पुरुष का विवरण नहीं देंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लिंग की बात करें तो कोई यहाँ पे पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, क्योंकि ले गया था, पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग। वचन की बात करें, एक वचन। कारक की बात करें तो यहां पे देखिए कोई कर्ता कारक के रूप में है। चुरा कर ले जाने की क्रिया कौन कर रहा है? कोई। चुरा कर ले जाने की क्रिया कौन कर रहा है? कोई। इसलिए यहां पर कोई क्या है? कर्ता कारक। हम कर सकते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। और कह सकते हैं चुरा कर ले गया था क्रिया का कर्ता, चुरा कर ले गया था क्रिया का कर्ता।
इस प्रकार से हम दिए गए सभी वाक्यों का पद परिचय कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और विशेषण शब्दों का पद परिचय अब हम करेंगे। विशेषण शब्दों का पद परिचय करेंगे। तो विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या बताना है? विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय हमें वही 5 बातें बतानी है। 5 बातें कौन सी है उनका उल्लेख हम यहाँ करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम कौन सी बातों का उल्लेख करेंगे? तो विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय निम्न बातें बतानी होती हैं। कौन सी बातें हैं जिनका विवरण हमें इसके अंतर्गत देना है? सबसे पहले विशेषण का भेद, अवस्था के साथ, या दूसरा डाल दें विशेषण का भेद, दूसरा इसमें डाल दें विशेषण की अवस्था, तीसरा इसमें डालें लिंग, चौथा डाल दें वचन और नंबर 5 डाल दें विशेषण और विशेष्य के साथ संबंध। विशेषण और विशेष्य के साथ संबंध, ये ही 5 बातें विशेषण शब्दों की पद परिचय के दौरान हमें करनी है। उदाहरण लेते हैं हम एक, जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। वाक्य दिया गया है वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। अब यहाँ पे प्रश्न हो कि दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए और उनका पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले हमें वाक्य में से विशेषण शब्द छांटते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं ये हमें पता है, क्योंकि हम पूर्व कक्षाओं में ये सभी चीजें पढ़ चुके हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है? मूल अवस्था होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषताओं का ही जिक्र किया गया हो, मूल अवस्था होती है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, जिसमें 2 के बीच में तुलनात्मक बात बताई जाए, 2 की तुलना की जाए, वहां पे उत्तरा। जहां 1 की तुलना 2 से ज्यादा से की जाए वहां पे तीसरी अवस्था होती है उत्तमा अवस्था। भेद इसके 5 होते हैं। किसी भी प्रकार का यदि गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, स्वाद, आकार, प्रकार, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। दूसरा है इसका संख्यावाचक। किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का यदि कोई रोक जाता है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक तीसरा, किसी परिमाप, मात्रा, नाप तोल आदि का बोध हो तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, जिसके अंतर्गत कि यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पूर्व लगकर विशेषण की तरह प्रयुक्त हो वो सभी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और 5वां आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो प्रत्यय लग करके विशेषण की तरह प्रयुक्त होती हैं वो सभी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम यहाँ वाक्य की बात करते हैं। वाक्य में दिया गया है वीर शब्द, मैंने
विशेषता बता रहे हैं। सब दो शब्द हमने रेखांकित किए हैं। अब सबसे पहले हमें करना है तीर शब्द का। पहले मैंने कहा कि जो भी अच्छाई बुराई, आकार, प्रकार, स्वाद, अवस्था जो भी दी गई है सभी को वाचक के अंतर्गत आती है। तो भी यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। हम इसका भेद लिख सकते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। अवस्था की बात करें तो राम की अकेले की बात हो रही है, अकेले के ही गुण बताए जाए तो मूलावस्था, मूलावस्था। लिंग की बात करें तो राम पुल्लिंग का बोध करा है, पुल्लिंग। वचन की बात करें तो राम एक वचन का बोध करा रहा है, राम एक वचन का बोध करा रहा है। अब विशेषण और विशेष्य के साथ संबंध की बात आती है तो राम यहाँ पर विशेषता है और वीर विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है इसलिए राम विशेष्य है और वीर इसकी विशेषता इसलिए विशेषण है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम विशेष्य के गुण का बोध, राम विशेष्य के गुण का बोध। और ये हमारा परिचय संपन्न हुआ। इसी क्रम में हम दूसरा शब्द ले लेते हैं सब। इसका करें तो यहाँ पे देखिए राक्षसों, राक्षसों की संख्या का बोध हो रहा है। सब यहाँ पे दी गई है, निश्चित संख्या दी गई है। सब मतलब है लेकिन संख्या कितनी है ये नहीं दी गई है। तो संख्यावाचक तो है, यदि हम चाहे तो संख्यावाचक विशेषण लिख सकते हैं और चाहे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। जहां निश्चित संख्या का बोध हो निश्चित संख्यावाचक और जहां अनिश्चित संख्या का बोध हो अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अवस्था इसमें भी वही है क्योंकि तुलना किसी के साथ नहीं की गई है, मूलावस्था। पुल्लिंग, राक्षस पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं इसलिए पुल्लिंग। अब वचन की बात करें तो राक्षसों, एक राक्षस का बोध नहीं करा रहे, बोध का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है इसलिए बहुवचन। अभी राक्षसों को यहाँ पे क्या है विशेष्य और सब क्या है इनकी संख्या का बोध। तो हम कह सकते हैं कि राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध। और ये हमारा परिचय संपन्न हुआ। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे क्रिया शब्दों का पद परिचय